नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसको सुनने से पहले ना आपको अपने दिमाग में से कुछ बातें या तो पहले हटा देनी चाहिए या नई डाल लेनी चाहिए। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी बात बताने जा रहे हो। चलिए मैं थोड़ा सा पहले भूमिका बनाता हूं, फिर आपको मुद्दे तक लेके चलूंगा। भूमिका के क्रम में बात यह है जनाब कि हमें लगता है कि किसी सरकार की कोई बात ना माने और साधारण करते हैं। मान लो कि दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से कुछ कहा या ममता दीदी से कुछ कहा। ममता दीदी हालांकि आजकल सुर्खियों में ज़्यादा है नहीं जब से उनके शिक्षा मंत्री पर छापा पड़ा है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम ये मानते हैं कि साहब ममता दीदी से कुछ बोला कि भाई तुमको ऐसे ऐसे कुछ करना है। ममता दीदी ने बोला जाइए नहीं सुनते हम आपकी बात। अपन ने कई बार अखबारों में देखा है ना ये सारी बातें, बहुत बार देखा है अपन ने। ममता दीदी ने कहा कि नहीं सीबीआई को नहीं एंट्री करने देंगे। सरकार ने अपने ईडी को और सीबीआई को इनको अपना तोता बना के रखा हुआ है, पिंजरे में बंद तोता है, ये है फलाना है, और हम सब इन सब चीज़ों को पढ़ के एज इट इज निबंध के रूप में लिख भी आते हैं। ये तो इंडिया की बात है। आप सोचो हम जब केंद्र सरकार से बुलवाते हैं कि भाई ये फलानी सरकार। अब थोड़ा दूसरा उदाहरण देखो, जब यहाँ पर शिवसेना की सरकार हुआ करती थी, शिवसेना कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, महाअघाड़ी दल की, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन की ज़मीन चाहिए थी सरकार को। बुलेट ट्रेन की ज़मीन के नाम पर महाराष्ट्र वालों ने कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, भाई पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ रहा होगा, काम डिले हो गया। ये अपने देश की बातें बता रहा हूँ मैं अभी आपको। आप कहेंगे टाइटल कुछ गलत लगा लिया गुरुजी, बता कुछ और रहे हो, लिखा कुछ और है। रुको, थोड़ा और माहौल बनने दो। अब जरा सोचो, इंडियन गवर्नमेंट खुली चोट किसको कुछ बोल रहा है, ईरान को कुछ कह रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से चौड़े धाड़े बोल रहा है सऊदी अरब को, क्या या तो तुम ऐसा कर लो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानून बना रहा हूं। अब आपका दिमाग एकदम बन जाएगा कि एक मिनट सर, कहना क्या चाहते हो कि इंडिया की गवर्नमेंट किसी दूसरे देश के खिलाफ कानून बनाएगी? बना लो। हम अपनों पर तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम किसी दूसरे देश को ये बोल रहे हैं। चलो हमारे लिए फिर भी सऊदी बड़ा देश हो गया, ईरान बड़ा देश हो गया, हम छोटे छोटे को उठा लेते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनसे अपन ने कहा तुम्हारे लिए हम कानून बना रहे हैं। ये बोलेंगे बना रहे हो, बना लो। फिर क्या कर लोगे? बोले कुछ नहीं, हम कानून बना के तुम्हारे खिलाफ केस कर लेंगे। केस करोगे? कर लो, जाओ। अब कोई हमसे ये कह दे तो हम एकदम खोपड़ी नहीं खुजा लेंगे कि क्या हो गया यार ये। लेकिन आपको पता है ऐसा अमेरिका है जो कंट्रोल करता है दुनिया को, ऐसे जैसे कि वो उसके सारे के सारे राज्य हों। उसके पता है क्या हो रहा है इन दिनों? देश में मांग उठ रही है कि आप सऊदी अरब के लिए कानून बनाइए। अब लोग कह रहे हैं सऊदी अरब के लिए कानून क्यों बनाइए? बोले बड़ा नेता हो रखा है ये आजकल। बोले किस चीज़ का? अरे वो जो नहीं है ओपेक प्लस, ओपेक। बोले हाँ, ये क्या होता है? बोले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 13 देशों का जो संगठन है जो देश दुनिया भर में तेल एक्सपोर्ट करते हैं। बोले हाँ, इनके खिलाफ कानून बना दो। बोले कहाँ बनाए कानून? अरे अपने देश में बनाओ, यूएन फूएन सब साइड हटाओ। बोले फिर क्या करें? कानून बना दो और कानून में ये कह दो कि यदि तुम लोगों ने कुछ भी ऐसा गड़बड़ करने का प्रयास किया, बोले कैसा, तेल की कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया, तो तुम्हारे खिलाफ केस अमेरिका में दर्ज किया जाएगा। अब आपके दिमाग में फिर से सवाल आएगा, सो व्हाट, अब सऊदी और ये इसके सारे देश कह देंगे बना लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, अमेरिका अगर केस करता है ना, बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। का मतलब समझ रहे हैं आप? अमेरिका अपने आप को ऐसे ही नहीं कहता है कि हम दुनिया में सर्वोच्च हैं, तो वो सर्वोच्च होने के नमूने भी पेश करता है। अगर आपके खिलाफ कानून बना दिया, इसका मतलब ये है आपके खिलाफ वहाँ केस दर्ज भी होगा, और जब केस दर्ज होगा तो आपकी जितनी भी संपत्ति वहाँ पर है वो सब कुर्क हो जाएगी, और आपके ऊपर इतने सैंक्शंस लाद दिए जाएंगे कि आप आसपास के देशों के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे अमेरिका को कुछ और ही बना के दुनिया को क्यों ना देना पड़े। समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बोले गुरुजी गुणगान बहुत हुआ, ये थोड़ी होता है, कुछ तो रिटेलिएट करेंगे ना। ये स्वतंत्र देश नहीं है क्या? क्या ये सॉवरेन कंट्री नहीं है क्या? सऊदी और इसके साथ वाले जो अन्य देश हैं, ये स्वतंत्र नहीं है क्या? संप्रभु नहीं, सब कुछ हो, आप केवल बस विरोध कर सकते हो। किस बात का? कि साहब नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन चाह लिया तो कर देगा। हाँ, विरोध स्वरूप दूसरे देश कुछ भी तरीके अपनाएं, अपनाने में संभव है। कह दें अमेरिका से जाइए हम आपका डॉलर नहीं मानते, जाइए हम आपकी आज से हथियार नहीं खरीदेंगे, जाइए हम आपसे व्यापार नहीं, मत करो, बहुत है उसके पास। जब छापा ही नोट उसका डॉलर आप यूज कर रहे हो तो बाकी सब बातें साइड में हटाओ। मुझे डॉलर ही बंद,
वो कयास लगाते रहो आप क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। आज सऊदी अरब को सर चढ़ा रखा है, कल ईरान को चढ़ा लेगा, उसके लिए बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, उसका स्वार्थ सबसे ऊपर है। इंडिया है, कभी पाकिस्तान है, कभी कोई और तीसरा देश है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपना स्वार्थ समझ में आता है। तो आप पूछेंगे सर किस मतलब संदर्भ में ये बातें हो रही हैं? बातों को बताने के लिए, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे भी ये सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। 2 दिन पहले मैंने अपने ही चैनल पे इसको किया था। आपको याद है मैंने थोड़े दिन पहले इस सेशन में आपको क्या कहा था? हाल ही में ओपेक प्लस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अलावा जो और देश हैं उनने भी मिलकर के अपने द्वारा 2 मिलियन बैरल प्रति दिवस तेल के उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया था। कारण मैंने बताए थे, क्यों किया था, क्या हुआ था। कटौती करने का जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के बाद से अमेरिका एकदम तिलमिलाया हुआ है। मैंने आपसे ये कहा भी था कि अमेरिका को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए ही इन देशों ने उसकी बात की अवहेलना की थी कि जाइए अमेरिका, हम आपकी बात नहीं मानते, हम तेल उत्पादन में कटौती करेंगे। अब जिनको इस कंटेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, हमारे इस चैनल के ऊपर जो सुन रहे हैं पहली बार इन सब बातों को, उनको मैं ये न्यूज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि वो इस कहानी में जुड़ पाएंगे, है ना। जुड़ने के लिए क्या जरूरी है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें संदर्भ के साथ समझाता हूँ। आप इधर देखें, बैरल पर डे शोर अप प्राइस डिफाइंग यूएस प्रेशर, ये न्यूज़ थी। ओपेक प्लस ने ऑयल उत्पादन में कटौती कर दी थी। थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं क्यों हुआ था ये सब और कौन है ये ओपेक और ओपेक प्लस। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, दुनिया के कुल 25-30 देश ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का सारा तेल है, यूं समझ लो आप। अपन जैसे लोग 1-8% में सेट हो जाते हैं, अमेरिका इनमें शामिल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये देश अपने द्वारा तेल के अंदर उत्पादन में कटौती करके दुनिया के अंदर डिमांड इंक्रीज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई को कम करेंगे, डिमांड इंक्रीज करेंगे तो डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ेगा, तेल महंगा हो जाएगा, इन देशों को फायदा हो जाएगा। यही होता भी है। इकोनॉमिक्स बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर आपूर्ति प्रभावित होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे। ठीक है साहब, इस बेसिक इकोनॉमिक्स को ये देश क्यों लाना चाहते हैं, इसके पीछे का कारण सुन लीजिए। कारण ये है, इन दिनों मार्केट में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं। कौन कौन सी? इन दिनों यूरोपियन यूनियन के कम से कम 10 देश ऐसे हैं जो कि महंगाई से लड़ रहे हैं एकदम। मतलब हालत यह है कि लिज ट्रस आई हैं, वो अपनी सरकार संभालने में हिल रही हैं एकदम। वहीं दूसरी तरफ और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी भी हालत ज़्यादा अच्छी है नहीं। उन लोगों ने अपने अपने धंधे में थोड़ी कटौती करना शुरू कर दिया है, महंगाई से नियंत्रण पा नहीं पा रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ चाइना जो है ना, वो बेचारा कोरोना नाम से इतना चिढ़ गया कि C4 कोरोना और C4 चाइना इतना चिढ़ गया कि उसके यहां पर एक भी मरीज कोरोना का दिख जाता है ना, वो दुकान बंद करके बैठ जाता है। यानी वो आज भी उसी समय पे जी रहा है वो कि तुमने दुनिया वालों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि कोरोना मैंने बनाया है, मैं अपने यहाँ तो कम से कम कोरोना मिटा दूं। तो उसके यहाँ आज भी अगर कोरोना का पेशेंट मिलता है ना, वो तुरंत पूरे मार्केट में लॉकडाउन लगा देता है और ऐसे वो खेल ही रहा है लंबे समय से। अब ये उसकी कोई स्ट्रेटजी भी हो तो वही जाने कि दुनिया को मैं बताऊं मेरी वैल्यू क्या है टाइप से। तो इधर क्या है, चाइना का प्रोडक्शन रुका हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा के बैठ जाता है अपने यहाँ पे। उधर की तरफ दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करने में थोड़ा हेजिटेट कर रही है क्योंकि उनके महंगाई बहुत बढ़ रही है। इससे क्या हुआ कि मार्केट में ऑयल की डिमांड थोड़ी कम हो गई थी। डिमांड कम हो गई थी इसलिए इंडिया को थोड़ा सस्ता तेल भी मिलने लगा था। $90 प्रति बैरल से नीचे भी भाव आ गया था। इन देशों को जो ओपेक प्लस कंट्रीज थे, इन्हें लगने लगा कि दुनिया में ये जो मंदी आ रही है, इस मंदी के चलते कहीं ऐसा ना हो कि हमें तेल उत्पादन करके और नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि इस मंदी के हालात में हम तेल सस्ता पैदा करेंगे, नुकसान तो अल्टीमेटली हमारा ही होगा। ऐसी स्थिति में इन देशों ने अपने यहां पर ऑयल का उत्पादन कम करने का निर्णय लिया। जब मार्केट में डिमांड थोड़ी कम हो रही है तो क्यों ना इसमें भी पैसा बना लिया जाए। पैसा बनाने के लिए इन्होंने हाल ही में आज से 2 दिन पहले यह निर्णय लिया था। मैंने ये सेशन लिया हुआ है। अच्छा, इस बात में मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा आपको। इस पूरे खेले का जो जड़ है ना ओपेक प्लस का, एक तरफ तो रशिया है, सब लोग कह रहे हैं रशिया के कहने पर ऐसा हुआ है, लेकिन साहब बड़ा प्लेयर निकल के आया है सऊदी अरब। कैसे? ओपेक जो देश हैं उनका जो लीडर है, बॉस है, वो सऊदी अरब है। इन दिनों दुनिया जहां एक और मंदी 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 चिल्ला रही है, वहां दूसरी तरफ सऊदी की जो इकोनॉमी है ना, रॉकेट बन के ऊपर जा रही है। यानी कि उसकी ग्रोथ सबसे सकारात्मक ग्रोथ हो रही है इस समय दुनिया के अंदर। कारण आपको पता ही है, वहां कौन सा अनाज पैदा हो रहा है या फिर वहां पे कोई बहुत बड़ा ब्रेन वाले लोग पैदा हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वहां ऑयल पैदा होता है और मार्केट जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑयल का उत्पादन बढ़ रहा है। तो कोरोना काल से जहां ऑयल एकदम जीरो के नीचे चला गया था, लोगों ने तो खुद का स्टॉक रखा निकाल के दिया था कि भाई रखने में ज्यादा खर्चा हो रहा है।
वहां से अगर आप 90 के भाव पर भी चल रहे हो तो ये तो ग्रोथ सकारात्मक दिखाई देगी ना। तो कोरोना के बाद जो ग्रोथ दिखाई दे रही है ना सऊदी की, वो सबसे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इससे भी कुछ लोग चिड़े हुए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड तो ऑब्वियसली चिड़ा हुआ है कि यार हम तो एक तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं, इनके बढ़िया पैसा बन रहा है, और ऐसे में ही ये लोग ये काम और कर दे रहे हैं कि प्रोडक्शन घटा के और महंगा बेचेंगे। इससे अमेरिका हो गया तंग। क्यों? क्योंकि अमेरिका की इन दिनों थोड़ी तो फजीयत हुई है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता है, ईगो से बड़ा होता है। आदमी जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसका ईगो बड़ा होता है। मतलब बड़े आदमी है ये, बड़े आदमी में क्या बड़ा, कद तो उतना ही था जितना पहले था। वो 30 साल 35 साल के बाद तो कद फिक्स ही चल रहा है, 25 के बाद ही पकड़ लो। उसके बाद क्या बढ़ रहा है? उम्र बढ़ रही है और इसका ईगो बढ़ रहा है। ईगो जब बढ़ रहा है ना, इसका देश के ऊपर भी लागू होता है प्रभाव। अमेरिका जैसा देश बड़ा हो गया, मतलब ईगो बहुत बड़ा हो गया। अब देश में पैसा बहुत है, पैसे वाले आदमी को अगर आप उंगली भी दिखा देते हैं ना, तो तोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अंदर वो दंभ आ जाता है। अमेरिका उसी तरह का देश है। कहते हैं कि अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं, जो दुनिया में लोग बाहर रहते हैं, उनसे पूछिएगा, कहते हैं सबसे एरोगेंट जो हमारे कई जानने वाले लोग बाहर रहते हैं। और आजकल तो हमारे सेशंस जो हैं, वो मैं अभी यूट्यूब की स्टैटिक्स चेक कर रहा था, कहाँ कहाँ के लोग हमारे सेशन देखते हैं। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारे 8% जो व्यूअर हैं एवरेज, वो इंडिया से बाहर के हैं। उसमें अमेरिकन्स भी शामिल हैं, क्योंकि कुछ नेटिव्स जो इंडियन हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें हिंदी भाषा से प्यार है, तो वो अपना प्यार मुझे लुटा रहे हैं। तो मैं अपनी YouTube की स्टैटिक्स चेक कर रहा था। हालांकि वो कभी कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं कि हम आपको यहाँ से सुन रहे हैं। कुछ गल्फ कंट्रीज़ में बैठ के कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नेपाल से भी सुन रहे हैं। हाय हेलो आजकल मुझे पाकिस्तान से भी आती हैं। कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स मेरे वीडियोज़ को बैठ करके एकदम, वो कहते हैं ना, क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी चल रहे हैं। खैर, दुनिया भर के लोग अपन को प्यार दे रहे हैं, इसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो अमेरिकन्स के बारे में कहा जाता है कि जो अमेरिका के ओरिजिनल अमेरिकन्स हैं ना, उनके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। एरोगेंस ज़्यादा मतलब जो व्यावहारिक रूप से जिनको कहा जाए ना, जैसे जापानी व्यक्ति के साथ अगर आप मिलोगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा कि वो आपको इतना सभ्य प्रतीत होगा कि वो आपको परेशान नहीं होने देगा बिल्कुल भी। वहीं अगर किसी अमेरिकन के साथ मिलोगे तो उसका 7वें आसमान पर उसका गुस्सा होता है, पारा होता है कि मैं ही हूँ बस, बाकी तुम तो सब कीड़े मकोड़े टाइप के हो। ऐसा मेरे पास परसेप्शन है। मैं अमेरिका नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोग गए हैं उनसे पूछा है। अब इसी स्थिति में अमेरिकन्स की सोच क्या लागू होती है कि हमने कहा था कि तेल का उत्पादन तेल का उत्पादन बढ़ाओ और प्राइस घटाओ। इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी यार। किसकी बात नहीं मानी? अमेरिकन्स की बात नहीं मानी। किसने नहीं मानी? ओपेक देशों ने। ओपेक देशों की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका ने कहा वैल्यू करना है, यानी तेल का दाम नीचे घटाना है। तुमने नहीं घटाया, कोई बात नहीं, मैं कानून ला रहा हूं तुम्हारे खिलाफ, और उसी कानून का नाम है नोपेक। ओपेक हो गया OPEC, और उसके आगे एन लगा दो तो नोपेक। शब्द से ही स्पष्ट है कि ओपेक के अगेंस्ट कोई कानून आने वाला है। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। अमेरिका 20 साल से धमका रहा है इन ओपेक कंट्रीज को कि मैं ओपेक के खिलाफ नोपेक ले आऊंगा। जैसे ही वो नोपेक बोलता है, इधर सऊदी अरब सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है। त्राहिमाम आप नोपेक नहीं लाओगे। बोले क्यों? क्योंकि आप ले आए तो हम मारे जाएंगे। अच्छा, पहले तो यही होता था, लेकिन अब सऊदी के अंदर भी थोड़ा घमंड आने लग रहा है। क्यों? बड़ा तो ये भी हो रहा है, ईगो तो इसका भी बड़ा हो रहा है। ये वही आदमी है जो बाइडेन से हाथ नहीं मिलाता है। ये वही आदमी है जो खशोगी को मारता भी है और अमेरिका की आंखों में आंखें खड़ा रखता भी है। यानी कि एक तरह से सऊदी भी अब बड़ा हो रहा है। अंडर एस्टिमेट आप कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या हुआ? सऊदी इस बार खड़ा होकर के अपनी बातें बोल दिया है कि आप बिल ले तो आओ, लेकिन तैयार रहना। दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा हथियार अगर अमेरिकी कोई खरीदता है तो वो सऊदी है। दुनिया का नंबर 1 वेपन इंपोर्टर अगर कोई है तो सऊदी है, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपके डॉलर को दुनिया में वैल्यू दिलवाने वाला अगर कोई है तो वो सऊदी है, क्योंकि तेल का पेमेंट मैं डॉलर में ही लेता हूं। और अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ मेरे साथ कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि OIC में जिसका सिक्का चलता है वो भी सऊदी ही है। यानी कि एक प्रकार से ऐसी स्थिति बन गई कि अमेरिका धमकाने तो निकला, लेकिन इस बार अमेरिकन्स को उम्मीद नहीं थी कि सऊदी बिल लाने का इतना तगड़ा विरोध करेगा। अमेरिकन्स का विरोध होना जब शुरू हुआ तो अमेरिका के ही कई बुद्धिजीवियों ने सरकार को समझाना कहा कि सर जी बिल पास मत कर देना, चर्चा कर ली तो अच्छी बात है। ये वो वाली बात है जैसे अपन लोग जब कुछ चीटिंग वीटिंग करते हैं, घर के अंदर कोई छेड़खानी करते हैं, कहीं का सामान उठा के खा लिया, कुछ कर लिया, बदमाशी कर ली, घर वाले धमकाते हैं बहुत बुरी तरह पीटेंगे, बहुत बुरी तरह पीटेंगे। एक दिन पता चला बच्चा बड़ा हो गया, कहता पीट लो, या फिर पीट दिया तो देखना मैं आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा,
ये जितनी भी हरकत है ना वो सऊदी के साथ इन दिनों हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को अंदर के लोग समझा रहे हैं, सर जी ऐसा कानून ले मत आना। तो इस पूरी जो मारधाड़ है ना ओपेक वर्सेस नोपेक, उम्मीद है कि इस कहानी को आप बेहतर तरीके से आप समझ चुके हैं। अमेरिका जिस बिल को लाने की तैयारी कर रहा है वो तैयारी 20 साल से जारी है, लेकिन इस बार जब अमेरिका की बेइज्जती हुई, कौन सी वाली, जिसमें अमेरिका ने कहा कि तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन ओपेक ने प्रोडक्शन घटा दिया। कितना घटा दिया? 2 मिलियन बैरल प्रति दिवस। इस बात से इंसल्ट अमेरिका की जब हुई तो वो नोपेक लाने के लिए जैसे ही बढ़ा तो उन्हें सऊदी का बहुत बड़ा विरोध देखना पड़ा। ओपेक कंट्रीज सब लामबंद हो रही हैं कि आप कानून ऐसा नहीं लाएंगे, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं, ये इनकी व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी हैं, इनका एक बयान है कि ओपेक डिसीजन टू कट प्रोडक्शन कोटा इज शॉर्ट साइटेड while the global economy is dealing with the continued negative impact of Putin invasion of Ukraine। एक तरफ दुनिया पुतिन से तंग चल रही है और दूसरी तरफ तुम लोगों ने प्रोडक्शन घटा दिया है, ये अपने आप में बहुत बुरा है। और ऐसी स्थिति में आप इधर देख सकते हैं अमेरिका जो है वो नोपेक को लाना चाहता है काउंटर करने के लिए ओपेक को, और ये न्यूज पूरी दुनिया में इसी तरह से तैर रही है कि यूएस बिल प्रेशरिंग ओपेक आफ्टर ऑयल प्रोडक्शन कट गेन मोमेंटम। तो ये चीज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये बिल आफ्टर ऑल चाहता क्या है, मतलब ये है क्या, नोपेक के अंदर चाहते क्या है। तो देखिए नोपेक के अंदर चाहते क्या है, तो पहले नोपेक की फुल फॉर्म समझ लीजिए ताकि आपको ओपेक से और नोपेक का मीनिंग समझ में आ जाएगा। नोपेक का मतलब ये नहीं है कि ओपेक के आगे नो लगा दिया, इसका कुछ और मतलब है। इसका मतलब है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स। अब ये कार्टेल्स क्या होते हैं ना, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। आप ये शब्द देखो, नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स। कार्टेल्स जो है ना, यूं समझो कि जैसे अपन मार्केट के अंदर 3 तरह की चीजें पढ़ते हैं। मार्केट की व्यवस्था जब इकोनॉमिक्स में आसान भाषा में आप समझें तो मार्केट 3 प्रकार का होता है। एक है मोनोपोली वाला, एक है ऑलिगोपोली वाला, और एक मार्केट होता है जिसमें कि सब लोग प्रॉपर तरीके से, मतलब जिसको अपन व्यवस्थित मार्केट कह सकते हैं, परफेक्ट मार्केट कह सकते हैं, सब लोगों को मौका मिले। आज जैसे इंडिया का मार्केट है, इंडिया के मार्केट में ऑलिगोपोली बहुत सारी चीजों में है, जैसे ऑलिगोपोली बोल दे रहा हूं, ऑलिगो मार्केट बोल रहा हूं, है ना। तो इसके अंदर अब क्या होता है कि इसके अंदर होता है कि 4-5 प्लेयर ही हैं। आज इतना बड़ा इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, ऐसी स्थिति में हमारे पास नेट सर्विस प्रोवाइडर 4-5 ही हैं। जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है। क्यों भाई, कोई और खड़ा नहीं हो सकता क्या? ये स्थिति ऑलिगो मार्केट की स्थिति है एग्जैक्टली। जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाए तो ये कार्टेल व्यवस्था हो जाती है। कार्टेल का मतलब समझ लो 15-20 लोग हैं पूरी देश के अंदर जो डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है। कार्टेल व्यवस्था, ये लोग डिसाइड करते हैं प्राइस बढ़ानी है, प्राइस बढ़ जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं प्राइस घटानी है, प्राइस घट जाती है। तो अमेरिका कह रहा है कि इस समय तेल उत्पादन करने वाले देश जो है ना वो कार्टेल व्यवस्था अपना रहे हैं, यानी उनके पास कोई अच्छा लॉजिक नहीं है किस बात का कि हमें तेल की उत्पादन में कमी क्यों करनी है। उनका सीधा सा अर्थ है कि हमारा मुनाफा कैसे हो, हम अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो इस कार्टेल व्यवस्था को तोड़ने के लिए नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल अमेरिका लाना चाहता है। जैसे अपने देश में बहुत सारी संसदीय समिति होती हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी सीनेट की समितियां होती हैं। एक सीनेट की समिति ने इस बिल को बनाकर पास भी कर दिया है कि ये साहब, समिति ने कह दिया हाँ आप ले आओ इस बिल को। इस बिल को लाने के लिए अमेरिका के जो 2 हाउसेज हैं उनसे इनको पास करवाना पड़ेगा, सीनेट से और लोअर हाउस से। पास करवाकर फिर राष्ट्रपति का साइन होगा। आप यहां पर देख सकते हैं यूएस सीनेट कमेटी टू कंसीडर बिल प्रेशरिंग ओपेक ऑयल ग्रुप, इन्होंने अपने द्वारा यह चीज करके दे दी थी। अब सवाल बनता है फिर पास हो गया तो क्या होगा। मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं कि बिल पास हो गया, एक्ट बन गया अमेरिका में, फिर क्या होगा? तो होगा ये कि अमेरिका का जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल जैसे इंडिया में होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन है वर्तमान में। तो अमेरिका का जो अटॉर्नी जनरल होगा वो किसी भी देश को अगर ये पाएगा कि इसने अमेरिका में महंगाई बढ़ाई या इसने अमेरिका की बात ना मानते हुए या अमेरिका की महंगाई बढ़ाने में योगदान दिया। कैसे योगदान दिया? आज मान लो ओपेक कंट्री है, ओपेक के 4-5 देशों ने या फिर 13 देश जो हैं इनने मिलकर के ये डिसाइड कर लिया कि अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। अमेरिका कहता है इतने डॉलर में तेल दो, हम नहीं दे रहे, इससे कम में दें, इससे ज्यादा में देंगे हम। तो एक तरह से अमेरिका का मार्केट प्रभावित हुआ ना इस बात से। तो अटॉर्नी जनरल जाकर वहां की फेडरल जो कोर्ट है उसमें केस कर सकते हैं उस देश के खिलाफ। ये बिल अपने आप में ये कहता है, यानी एक प्रकार से ये एंटी ट्रस्ट बिल के अंदर कुछ और चीजें भी जोड़ देगा। एंटी ट्रस्ट बिल क्या है? समटाइम्स कुछ कंपनीज जो अमेरिका की लोकल हैं वो लोगों को जब परेशान करती हैं तो उनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट बिल के तहत कार्रवाई होती है, जैसे गूगल के खिलाफ भी हुई थी। तो ये उस बिल के दायरे को बढ़ा के किसी और देश पर भी कार्रवाई करने की क्षमता
इस नोपेक बिल के माध्यम से लाना चाहते हैं। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यार ये दूसरे देश को भी अपना ही एक एंटिटी मानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्रकार से ये बिल और देशों की सॉवरेन इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है। सॉवरेन इम्यूनिटी मतलब कि वो देश समझते हैं कि हम संप्रभु हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेने के लिए आजाद हैं, कोई हमारे ऊपर केस नहीं कर पाएगा। ये लोग एक तरह से उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि तुम कुछ हो नहीं, हमारी वजह से हो, जो भी हो। तो उस कुछ चीज को खत्म करने के लिए ये बिल लाना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया इस बात का लंबे समय से विरोध कर रहा है और आज भी इसका विरोध चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आज अमेरिका पहुंच चुका है कि उसकी बात अगर कोई ना माने तो उसकी जो खिसियाहट है वो बिल में परिवर्तन करवा के केस करवाने के ऊपर है। ये केस करने का जो कारण है, इस वजह से इसके खिलाफ बहुत सारे, अब ये कैसे कैसे बिल पास होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए। इनके हाउस में 435 मेंबर है, जैसे अपने लोकसभा में होते हैं ना, ऐसे इनके यहाँ की जो लोकसभा यानी लोअर हाउस है उसमें 435 मेंबर है। ऐसे ही इनके जो सीनेट है यानी अपर हाउस अपनी राज्यसभा के समान, वहां 100 मेंबर है। इसकी मेजोरिटी 218 पे है, इसकी मेजोरिटी 51 पे। दोनों पास कर देंगे, राष्ट्रपति साइन कर देगा, बिल बन जाएगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, करने की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो व्हाइट हाउस जो है, अब सवाल यह कि जब इस बारे में चर्चा होती है कि हम इस बिल को ले आए, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की सरकार को समझाया नहीं जाता हो कि सर ऐसा बिल ले मत आना, इससे मारे जाओगे। क्यों मारे जाओगे? क्योंकि आपके पास में और भी कुछ विकल्प हैं, आप उन पर काम कर लो। जैसे आप एक काम करो, अपने पास में जो आपने इतना सारा ऑयल रिजर्व बनाया हुआ है, लगभग 700 मिलियन के आसपास का है, हालांकि अब 350 मिलियन बैरल के आसपास रह गया है, जो तेल इकट्ठा करके आपने रख रखा है कयामत की रात के लिए, आप उसे रिलीज करो मार्केट में। इनके द्वारा जो काम करना है उसको आप दूसरे तरीके से प्रभावित करना शुरू करो। मार्केट में अपने इमरजेंसी फंड से, अपने इमरजेंसी जो ऑयल है वहीं से मार्केट में निकाल के सस्ता तेल बेचो, एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा आप एक काम करिए, या तो नोपेक बिल पास कर दीजिए, जो नोपेक बिल आएगा तो उसके विरोध भी होंगे। तीसरा, इन्होंने बेचारे एक देश को बहुत बुरी तरह निपटा रखा है, असल में मुझे लगता है उसी की हाय लग रही है इनको। कौन सा? वेनेजुएला। दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के ज्ञात भंडार वेनेजुएला के पास हैं। आप उसका नाम कभी नहीं सुनते, है ना। उसका नाम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि बेचारे के पास कुछ है नहीं, है ना। नाम सुनते हैं तो इधर की तरफ चीन का सुनते हैं या फिर रशिया का सुनते हैं। अमेरिका इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वेनेजुएला जो है ना, वो इसलिए निमट गया क्योंकि वो थोड़ा प्रो कम्युनिस्ट है, यानी साम्यवाद से प्रभावित है, यूएसएसआर की नीतियों को मानने वाला है, एक तरह से उस तरह की विचारधारा, या यूं कह दो कि अमेरिका विरोधी है। तो अमेरिका ने बेचारे पे इतने सैंक्शन लाद रखे हैं कि वहां पर जाके कोई कंपनी तेल निकालने के लिए, जो इनकी लेक है, जिसकी लेक के नीचे तेल मिलता है, उसका मैं कमेंट बॉक्स में नाम बता दो क्या लेक है उसका नाम, उस लेक के नीचे तेल जो है उसको निकालने के लिए कोई कंपनी जाती नहीं है। इतना ज्ञात भंडार, दुनिया का लगभग 24% जो ज्ञात तेल का भंडार है वो वेनेजुएला में है। तो इनसे कहा जा रहा है कि कम से कम इतना ही कर लो, अपना गुस्सा अपनी जगह, वेनेजुएला में जाकर के तेल निकालने के लिए कंपनियों को भेजो, कम से कम प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप चीजें शांत हो जाएंगी। वेनेजुएला ओपेक में नहीं है क्या? है, ओपेक प्लस का मेंबर है, लेकिन मुसीबत क्या है, उस बेचारे को कोई कंसीडर इसलिए नहीं करता, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है वो। प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रोडक्शन करने के लिए कंपनीज आनी चाहिए, आनी नहीं पा रही है क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। सैंक्शन किसने लगा रखे हैं? अंकल सैम ने लगा रखे हैं। ऐसी स्थिति में इनके पास ये वो दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए यूएस सोच ये रहा है कि मैं अपने पास से जो मेरा जो तेल रखा हुआ है इमरजेंसी फंड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, उसको रिलीज करके अमेरिका की महंगाई को थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा ताकि मामला शांत हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि अगर आप लोग कुछ भी रास्ते पर गए तो हम लोग आपके डॉलर को अपनाने से इनकार कर देंगे। यानी कि हमारा जो व्यापार इन दिनों हम होते हैं, तेल खरीदते हैं तो हम व्यापार करते हैं डॉलर में, हम उसका रिश्ता कुछ और निकाल लेंगे। और हुआ भी यही है साथियों। रिसेंटली आपको मालूम होगा सऊदी ने इंडिया से कहा है कि अपन रुपया और रियाल में व्यापार करेंगे। इस तरह से रुपया जो है वो टका के साथ भी व्यापार कर रहा है, यानी डॉलर को हटाने की प्रक्रिया में ऑलरेडी ये लोग आगे निकल चुके हैं। यानी कि धीरे धीरे ये डॉलर को हटाएंगे। इसी प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहते हैं, आप याद रखना। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कभी ना कभी करनी होगी। मैंने इस पे सेशन किया हुआ है, मैंने इसलिए ये दिखाया हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए ओपेक कंट्रीज भी आपस में लामबंद हो रहे हैं कि यार कोशिश करो कि इस तरह का कोई बिल अमेरिका में ना आए। इसी कारण से यूएई के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाने का प्रयास किया कि आप हमारे ऊपर केस करोगे तो हम आपको बता दे रहे हैं 3 गुना तेल की कीमतें बढ़ा देंगे, हम 300% तक तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये यूएई ने अमेरिका को धमकाया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शन हटा
के अमेरिका इस पूरे मामले को शांत कर पाएगा, यानी कि दो बिल्लियों के लड़ने के बाद किसी बंदर को फायदा मिल पाएगा अथवा नहीं, ये अमेरिका ही जाने। हमारा काम इस घटना के बारे में जानना था, बड़ी कीमतों में गाड़ी में तेल भराना था। तेल भर जाएगा कीमतों में तो आप उसको भरा लीजिएगा। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। सेशन को शेयर करते रहिए। बाकी ओपेक वोपेक क्या है ये मैंने पहले बता रखा है, तो मैं कंटेंट आपके साथ अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर मेरा एड्रेस है अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है। वहां जाकर के आप इस सेशन का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करें, इंक्लूडिंग UPSC SSC बैंकिंग, आप सभी पर वहां पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा UPSC में कोर्स क्रिएटेड हैं, लाइव क्लासेस उनके द्वारा ली जाती हैं। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स यहां पढ़ा रहे हैं, आप उनकी क्लासेस को पढ़ सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10। दो प्रकार के कोर्सेज यहां होते हैं, एक प्लस होता है, एक आइकॉनिक होता है। आइकॉनिक के अंदर मेंटर मिलता है, साथ में बुक्स दी जाती हैं जिनकी कीमत 9,900 रुपए है। आप उन बुक्स को अलग से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आइकॉनिक प्लान में आपको वो साथ में दी जाती हैं। कोर्स परचेज करने के लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लाभ लेने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इसी मैसेज के साथ धन्यवाद।